नमस्कार, मैं विकास शर्मा आपका अभ्युदय आईएएस में स्वागत करता हूँ और हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की जो श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला में आज हम मुद्रा एवं बैंकिंग के अन्य वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लेंगे। देखिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी तैयारी में इसको एक पिलर, एक स्तंभ मान के चलें कि भैया जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उनको अवश्य एक बार तो एटलीस्ट कर ही लें उनको। मेरा आग्रह तो ये है कि यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों को एक नहीं कम से कम 3-4 बार आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बावजूद भी उसमें किस प्रकार के गूढ़ प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बैंकिंग में आपने सीएआर पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, लेकिन जब प्रश्नों के साथ आप खेल खेलते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि हार-जीत होगी या नहीं होगी। फिर क्या बोलते हैं, "अरे! ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन आया उसी टॉपिक में से, लेकिन गलती से मेरे से गलत हो गया।" है ना? तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की अपने श्रृंखला चालू करी है, जो आपकी रणनीति बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए, प्रश्न संख्या 7 से देखते हैं। 7वां क्या बोल रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? 2018 देखो बच्चों, 2016 से लेके मित्रों 2018 तक डीमोनेटाइजेशन का बड़ा इफेक्ट रहा था, है ना? इफेक्ट इन द सेंस कि न्यूज़ में बहुत था। देखो उसी क्रम में ये प्रश्न पूछे गए थे 2019 और 18 और 17 के अंतर्गत भी, है ना? 2018 में हमने देखा कि भैया निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? देखिए इसका वैसे उत्तर जो है वो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो एनपीसीआई है प्यारे मित्रों, ये सभी एटीएम को जोड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी 2018 का है। देखिए डिजिटल पेमेंट से संबंधित मुद्रा और बैंकिंग में 2019 और 2018 में अधिकतर सवाल इसी से संबंधित है ना? एक बार ये दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। भीम ऐप उपयोग करने वाले वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। मतलब यूपीआई सक्षम बैंक कि आपने अपने बैंक अकाउंट या यूपीआई अकाउंट के साथ या यूपीआई नंबर के साथ अपना बैंक अकाउंट यदि अटैच कर रखा है तो आप धन का हस्तांतरण बिना किसी आईएफएससी कोड या बिना बिना किसी का अकाउंट नंबर डाले ट्रांसफर कर सकते हैं, केवल और केवल फोन नंबर से। और यूपीआई क्या होता है? यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस इसको बोलते हैं ना। और ये भीम ऐप के लिए तो आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खूब जोर शोर से आपके आपसे इसके बारे में चर्चा करी थी। दूसरा प्रश्न है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। देखो भैया डेबिट कार्ड में भी भैया आप देखते हैं तो एक बार ही आपको प्रमाणीकरण करना पड़ता है ना, मतलब एक बार आपने लगाया और उसके बाद आपको केवल अपना पिन नंबर डालना पड़ता है, तो 4 घटक तो होते ही नहीं है ना। और भीम ऐप में 2 घटक प्रमाणीकरण के होते हैं, जैसे ये बता रहे हैं। तो एटलीस्ट क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। देखिए आम जीवन में आप अर्थव्यवस्था से कितने जुड़े हुए हैं या आप उनको कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये सारे विषय अब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं ना। कि भैया अगर मैं कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ, उसमें 2 या 3 स्टेज जैसे ही अगर मैं लगा रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि भैया कि इसका जो ऑपरेशनल है, हार्ड है या बड़ा ही सरल है। क्यों? क्योंकि देखो कल को आप भैया ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, तो योजना आपको ही बनानी है। आप ऐसी योजना बनाएँगे जो कठिन हो जाए आम नागरिक के लिए, तो वो ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं रह पाएगी। तो इसलिए भैया वैसे ये दूसरा ऑप्शन गलत है ना? तो क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया केवल 1। केवल 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। कभी-कभी समाचारों में आने वाले व्यापारिक छूट दर, ये जो है व्यापार मर्चेंट डिस्काउंट रेट है बेटा ना, इसको सही कर लेना। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये एमडीआर बोलते हैं इसको ना, एमडीआर के नाम से प्रचलित है। व्यापारी छूट दर को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? चलिए तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि जब भी आप प्रश्न सॉल्व करें ना, तो ऑप्शंस को ना देखें, पहले आप ये क्वेश्चन को ही पढ़ें, है ना?
अब जैसे एमडीआर आया, यदि एमडीआर के बारे में पुनः कहता हूं मैं आप सब विद्यार्थियों से कि अगर आपके मस्तिष्क में उसके बारे में थोड़ी सी भी पुरानी जानकारी अगर आपकी एक बार रिकॉल हो गई ना, तो आप तय मान के चलना कि आप इस प्रश्न को आपको सही करने की आपकी संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को, मतलब बैंक ने किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। चलो ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। मतलब कि आपको डिजिटलाइजेशन से जोड़ने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं ना। तीसरा, ये बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। मतलब आप कोई व्यापारी हैं, आपके पास कोई पेमेंट करता है डेबिट कार्ड से, तो आप क्या कहेंगे, देखो तो आप कैश में लेते हो तो 100 रुपए का, और यदि आप डेबिट कार्ड से लेते हो तो 102 रुपए का लगेगा, क्योंकि 2 रुपए भैया हम क्या शुल्क लेंगे आपसे। ये क्या है, एमडीआर है, जैसा ये ऑप्शन बता रहा है। एक बार अभी समझते हैं ना, ऑप्शनों को समझ जाएं एक बार। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, यह सरकार द्वारा क्या, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। अच्छा मैं एक बात बताओ, देखो ये क्या है, व्यापारी छूट दर है। अब इसमें क्या कई बार हम बड़े वो हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, छूट दर डिस्काउंट लिखा हुआ है ना इसमें। देखिए कभी ध्यान देना, ये जो मैंने आपसे एक बात बताई थी ना कि आप कितने अवेयर हैं अपने आसपास की इकोनॉमी से। मैं एक बार कपड़े की दुकान पे कपड़ा लेने गया था, तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने साहब देखो आप मेरे डेबिट कार्ड से ले लोगे क्या। ये मैं आपको एक साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था देखो आप डेबिट कार्ड से ले तो लेंगे, जैसे आपका कपड़ा अगर 255 का है तो हम आपसे करीबन 260 ऐसे कुछ रुपए बताए थे कि साहब ये हम आपसे पेमेंट लेंगे। तो मैंने, साहब ये क्यों ले रहे हो आप। तो बोला साहब हमें ये शुल्क देना पड़ता है, चार्जेस लगते हैं हमारे ये डेबिट कार्ड से पेमेंट लेने के। मैंने कहा यार सरकार तो डिजिटलाइजेशन पे बढ़ावा दे रही है, उस पे तो उल्टा उनको छूट देनी चाहिए, पर ये क्या हो रहा है। बोला नहीं साहब हम तो लेते हैं। हम क्या लेते हैं, बोला साहब तो बैंक में जाएगा, हम क्या लेंगे, हमें शुल्क देना पड़ता है, जो मशीन लेके बैठे हैं हम। तो भैया ये मशीन से जैसे भी यदि हमने कार्ड स्वैप कर लिया, तो तुरंत हमारा कुछ शुल्क बैंक वाले हमारे साथ जोड़ के काट लेते हैं अकाउंट में से। तो कहने का तात्पर्य क्या है, देखो इसका जो उत्तर है ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वैसे इसका उत्तर है सी, ये बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। देखो बाकी ऑप्शन देख लो, ये क्या प्रोत्साहन बड़ा इसमें डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, तो कोई ना कोई प्रोत्साहन देने की बात हो रही है। लेकिन फिर भी आप इनको देखेंगे ना तो एलिमिनेशन कर पाएंगे, जैसे कि बैंक ने व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। मतलब ये कह रहा है कि कोई व्यापारी है, आ, आपको बीओबी की मशीन लगा के उस व्यापारी ने दे दी, मतलब बैंक ने आपको दे दी किसी दुकानदार को, और दुकानदार ने बोला कि अगर आप बीओबी से पेमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको बीओबी कहता है इस व्यापारी को, हम आपको क्या देंगे, प्रोत्साहन देंगे, है ना, कि यदि आपने बीओबी के एटीएम कार्ड से ही क्या भुगतान स्वीकार किया तो। दूसरा ये आपसे क्या बोल रहा था, यदि बैंक द्वारा, पहला तो व्यापारी से बोल दिया इन्होंने, फिर बाद में बोला कि बैंक द्वारा यदि ग्राहकों को कोई भी वस्तु और सेवा खरीदनी हो और कोई भी वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का यदि प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। अब ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन आपको कहता है ये सरकार द्वारा, देखिए दो ऑप्शन तो इन्होंने बताए थे कि बैंक और व्यापार, बैंक और ग्राहक के बीच के संबंध, और डी ये बोलता है कि गवर्नमेंट द्वारा व्यापारी को पॉइंट ऑफ सेल मशीन और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, मतलब कि ये कह रही है कि सरकार कि भैया व्यापारी लोग आप पॉइंट ऑफ सेल से इस मशीन से क्या करें, डिजिटल माध्यम से आप राशि लें, तो हम आपको क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। तो भैया कुल मिला के ये भी ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं लगता कि गवर्नमेंट बेसिकली कभी भी आपको इन चीजों के लिए प्रोत्साहन नहीं देती है। वो जब देगी या तो जब आप रिटर्न फाइल अप करेंगे ना, कि आपने कितना पेमेंट डिजिटल लिया, कितना पेमेंट कैश लिया, तब लेने की यदि बात हो सकती है तो प्रोत्साहन की सरकार देती, नहीं तो अन्यथा ऐसा कभी कोई प्रावधान नहीं आया है। स्पष्ट है, तो इसका उत्तर हो गया सी। अगला देखिए भैया,
चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। आरबीआई बैंकों का बैंक, ये बैंकों के पापा जी क्या बोल रहे हैं कि भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं करता। अरे भैया, जो गवर्नमेंट होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या आरबीआई जो है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सिक्योरिटीज का प्रबंधन या प्रयोजन करेगी? देखो, हमारे यहाँ पे जरूर फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर भी कैसा है? क्वाजाई फेडरल है। क्या? क्वाजाई फेडरल है। तो ऐसा तो है नहीं भैया। और आपको ध्यान हो कि आपके स्टेट में भी एक आरबीआई का ऑफिस होता है। क्या? आरबीआई का ऑफिस होता है ना? अच्छा, किसी स्टेट को कोई समस्या आ जाती है राशि के लिए, तो क्या वो आरबीआई के पास जा सकता है क्या? हाँ? तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई तो ये कहती है कि भैया हम तो तुम्हारे स्टेट से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा बोल सकता है क्या? देखो, आपको मैं एक बार ऑप्शन पढ़ता हूँ, उसके बाद अपन मैं बेसिकली आपकी लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से इन प्रश्नों को आपसे सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती हैं। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था? जो हम बैंकिंग के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से जो हमारे लेसन चल रहे हैं, उसमें ट्रेजरी से मैंने आपसे कहा था भैया, कहीं पर भी ट्रेजरी शब्द लिखा हुआ आ जाए ना, तो उसका मतलब क्या होता है? ये सरकार से संबंधित है। क्या? सरकार से संबंधित है। दूसरा, हमने ट्रेजरी के साथ साथ बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था। देखो, एक तो पहले समझ लो ट्रेजरी होता क्या है ना? आप सभी जानते होंगे वैसे तो विद्यार्थी, कि केंद्र सरकार द्वारा, मैंने क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अल्पकालीन, क्या? शॉर्ट टर्म। और अल्पकालीन से मेरा क्या तात्पर्य? एक वर्ष से कम अवधि के लिए कोई भी प्रतिभूति, कोई भी सिक्योरिटी, और प्रतिभूति क्या होते हैं? प्रमाण पत्र या दस्तावेज होते हैं ना। प्रतिभूति जारी करता है तो बेटा ये क्या होता है? ये ट्रेजरी बिल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अच्छा, और जो दीर्घकालिक, और जो दीर्घकालिक प्रतिभूति हो, वो, इनको भैया गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ट्रेजरी बिल जो होता है वो सामान्यतः एक वर्ष से कम के लिए होता है ना। इसको अभी ये तीसरा ऑप्शन से आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो ट्रेजरी बिल है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये बॉन्ड करती है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि ट्रेजरी बिल राज्य सरकारें जारी नहीं करती हैं। ट्रेजरी बिल केवल अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, लेकिन जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कौन जारी करता है? ये राज्य सरकारें करती हैं। मतलब दीर्घकालीन प्रतिभूतियां राज्य सरकारें जारी कर सकती हैं, लेकिन अल्पकालीन नहीं कर सकती है ना। अब इसमें भी क्या होता है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। देखो, सम मूल्य से बट्टे पर कैसे जारी किया जाता है? ये अंग्रेजी की हिंदी बनाते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं बच्चों। देखो, आप एक एग्जांपल से समझो कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपए का कोई आपको मूल्य का ट्रेजरी बिल जारी किया है। कितने का? 100 रुपए मूल्य का। उस पर क्या लिखा रहता है कि साहब ये ट्रेजरी बिल 51 दिन के लिए है वैलिड। क्या? 51 दिन के लिए है। और ये ट्रेजरी बिल आपको कितने का मिलेगा? 98.20 रुपए का मिलेगा। मतलब कि इसमें 1 रुपए 80 पैसे का आपको क्या दे दिया? छूट दे दी, या बट्टा बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बट्टा बोलते हैं इसको। डिस्काउंट पे दे दिया। अच्छा, ये जो डिस्काउंट पे दे दिया, तो फिर क्या लाभ हुआ इसका? ये लाभ ये हुआ कि जब आप ये कोष पत्र ट्रेजरी बिल 51 दिन बाद लेके जाएंगे, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए मिलेंगे। और आपने पे कितने किए थे? 58 रुपए 20 रुपए पे किए थे। समझ गए? मतलब कि 58 रुपए 20 रुपए के अगेंस्ट में आपको 100 रुपए इस ट्रेजरी बिल के मूल्य में मिल जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि सम मूल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है। क्या? सम मूल्य पर बट्टे पर जारी किया जाता है। और ध्यान करो, ये जो ट्रेजरी बिल होता है ना अल्पकाल का, इस पर ब्याज का भुगतान नहीं होता। क्या? ब्याज का भुगतान इस पर नहीं होता। ध्यान रखो, ट्रेजरी बिल पर नहीं होता, बॉन्ड पर होता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। अब देखो, 2018 के ऑलमोस्ट हमने प्रश्न देख लिए। अब 2017 के प्रश्न देख लेते हैं क्या आए थे। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है?
देखो 2017 में और 2018 2019 में अब तो आप ट्रेंड समझ गए होंगे कि भैया इकोनॉमिक्स में करंट से उठा के बड़े सही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको सोचने समझने में दिक्कत है। जैसे कि भैया 2017 में स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, पेमेंट बैंक बहुत न्यूज में था, बहुत न्यूज में था। तो उसकी बेसिक जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए ना, इतनी तो अपेक्षा आपसे यूपीएससी करता है। तो ऐसे प्रश्न तो आपके गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए ना। चलिए, क्या कहता है ये प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आते ही आपके दिमाग में इसके एट्रीब्यूट सेट हो जाने चाहिए कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होता क्या है ना। देखो भैया, कैसा बैंक है? स्मॉल है। और कैसा बैंक है? फाइनेंशियल बैंक है, वित्त बैंक है। और देखो ध्यान करना, ये जो लघु वित्त बैंक हैं, ये जब इनिशियलाइज हुए थे तब एक बात की बात आई थी बड़ी। क्या? एक शब्द खूब चला था अखबारों में जिसको बोला था वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन से क्या तात्पर्य है कि सब तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जावे, ये बात आई थी, है ना। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था? देखो, इसके अंतर्गत और इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आई थी, ये अरुण जेटली जी ने घोषणा करी थी। जैसी मोदी गवर्नमेंट आई थी ना 2014 में, तभी इसकी घोषणा कर दी थी यार। देखो 2014 में घोषणा करी और 2017 में भी इससे आपसे सवाल पूछा गया। एक्चुअली क्या हुआ था, 2014 में घोषणा करते हुए अरुण जेटली जी ने बोला था कि जो वित्तीय समावेशन है, इसको हम देश भर में फैलाएंगे। अच्छा, देश भर में फैलाने के लिए आप क्या करेंगे? देश भर फैलाने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ग्राहकों तक रीच पहुंचानी पड़ेगी, है ना। अब रीच पहुंचाने के लिए उन्होंने बोला कि साहब हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक स्थापित करेंगे और पेमेंट बैंक स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे? वित्तीय समावेशन तो आपने देख लिया कि भैया नागरिक को कैसे बैंक से जोड़ा जाए, है ना, और बैंकिंग सुविधाओं को कैसे आपके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। लेकिन इनमें फर्क था, है ना, फर्क था। क्या फर्क था वो भी एक बार देख लें ना। इन बैंकों की स्थापना के लिए आपको ये और देख लो, देखो आरबीआई जो है ना, आरबीआई ने इनके लिए दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। क्या दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं? और इन्होंने क्या बोला आरबीआई ने कि साहब देखो, जो लघु वित्त बैंक है, स्टेट फाइनेंशियल बैंक है, बोला हमने इनको स्थापना इसलिए करी है कि जनसंख्या के जो वंचित, क्या शब्द बोल रहा हूं मैं, वंचित और अल्प सेवा वाले वर्ग हैं, अल्प सेवा प्राप्त वर्ग के लिए जो बचत करते हैं, उन बचतों के साधनों का प्रावधान करना था। जैसे कि हुआ क्या कि आपने बचत करी, है ना, और आप किस सेक्टर से थे? बड़े वंचित और अल्प सेवा प्राप्त वर्ग थे। अब आपको तो सर्विसेज मिलती नहीं थी, तो आप तक क्या किस माध्यम से पहुंचे? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के माध्यम से पहुंचे। और देखो, ये मैं आपसे क्यों पहुंच कह रहा हूं कि भैया आप यहाँ तक पहुंचोगे। देखो, गवर्नमेंट बैंक तो कभी जहमत उठाती नहीं है कि जाके सीधे ग्राहकों तक मिले कि साहब पैसा जमा कराओ, बचत करो, हमारे ये प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन क्या है, ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक निजी क्षेत्रों के अंतर्गत खोलने के लिए बोला था। क्या? निजी क्षेत्र स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोलेंगे और वो वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएंगे, वंचित और अल्प सेवा प्राप्त वर्ग को बचत करने के साधनों का प्रावधान करवाएंगे, ये इन्होंने बोला था। और साथ ही साथ भैया, कोई लघु कारोबार इकाई है, कोई छोटे और सीमांत किसान है, आपके कोई माइक्रो और लघु उद्योग हैं, कोई असंगठित क्षेत्र हैं, ऐसे संस्थानों को कम लागत परिचालनों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति कराएंगे। एक शब्द और बोला मैंने, कम लागत परिचालन। कम लागत परिचालन से मेरा क्या आशय है? देखो क्या होगा, छोटे छोटे बैंक रहेंगे तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी कम रहेगी, और इनकी जो रीच होगी ना, वो डायरेक्ट कहाँ तक होगी? इस हमारे इनके सेगमेंट वाले कस्टमरों तक होगी, है ना। तो इन्होंने कहा था भैया कम लागत परिचालन से हम क्या ऋण की भी आपूर्ति कर पाए, क्या ऋण की आपूर्ति कर पाए, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। स्पष्ट है? चलो, तो अब एक बार अब ऑप्शन और देख लेते हैं। लघु व्यवसायी इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र, क्या ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो, प्रोत्साहित करने के लिए मतलब कोई व्यापार स्थापित करने के लिए युवा उद्यमियों को नहीं था, ये तो भैया आपके लिए वंचित और अल्प सेवा प्राप्त वर्ग के लिए था, है ना। अब भैया कोई युवा उद्यमी है, जयपुर में बैठा हूं मैं, और मैं बहुत सक्षम हूँ, तो मैं भैया क्या ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अंतर्गत इसलिए खोली गई है कि मुझे भैया व्यापार स्थापित करने के लिए पैसा प्रोत्साहन देंगे, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं।
देखो इसके लिए तो एक नाबार्ड करके संस्था है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, उसमें ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो पहला और दूसरा इसका ठीक है, तो भैया इसका ऑप्शन का, हाँ, इस प्रश्न का आंसर हो गया ए, केवल एक और दो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2017 का बीच में प्रश्न आ गया था, बड़ा अच्छा हुआ हमने 2017 का भी एक प्रश्न देख लिया, अब 2018 का भी देख लेते हैं ना। चलिए 2018 का देख लेते हैं। CAR के बारे में बोल रहे हैं, और CAR हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। बड़ी जबरदस्त हिंदी बनाते हैं। देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कैश एडिक्वेसी रेशियो, जिसको पूंजी पर्याप्तता अनुपात हम कहते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। यदि आप CAR के बारे में थोड़ा सा भी जान जाएंगे तो इस प्रश्न को आराम से हल कर पाएंगे। देखो इसमें ये पक्की बात आती है कि बैंकों को ये भैया जोखिम की स्थिति में बचाव हेतु बड़ा मदद करता है ना। कैसे मदद करता है? निधि के द्वारा, कि बैंक के लिए पहले ही तय कर दिया जाता है कि केंद्र, और ये करता कौन है? केंद्रीय बैंक ही निर्धारित कर देता है कि आपको न्यूनतम फला फला प्रतिशत अपने बैंकों को जोखिम से बचाने के अनुरूप संभाल के बचा के रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये जो है जोखिम से बचाने के लिए ये तय कैसे होते हैं भैया प्रतिशत? फला फला कितना प्रतिशत आपको रखना है? देखो ये बेसिकली हमारे एक बेसल 3 मानक है ना। ये बैंकिंग के लिए आते हैं भैया, कैसे आप बढ़िया बैंकिंग कर सकें उनके लिए मानक आते हैं। बेसल स्विट्जरलैंड में जगह, वहां पर बैठ के सारे बैंक के सेक्टर के बड़े आदमी तय कर लेते हैं कि साहब कौन कौन से मानक ऐसे अपनाए जाएं जो कि बैंकिंग हमारी और उन्नत व समावेशी हो सके। देखो इसमें हमने तय कर रखा है कि न्यूनतम 8%, क्या न्यूनतम 8% इसको रखने की बात कही गई है ना। और अभी आई थिंक 9% के आसपास है हमारे भारत में, यदि मैं बात करूं। समझ गए, है ना। और इसका जो कैलकुलेशन होता है ना CAR का, ये एक शब्दावली और है, CRAR, कैपिटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, है ना। ये भी इसको कहा जाता है। एक तरीके से दोनों सिनोनिम के रूप में काम में लिए जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है ना। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। अरे भैया अलग अलग नहीं किया जाता, ऐसा थोड़ी है कि फिर तो मेरा बैंक है, मेरे जजगी में तो 4% ही रखूंगा, है ना। और मालूम पड़ा है 4% ही रखा, और कल को मुझे बैंकिंग से अपने बैंक में कोई समस्या आ गई, कोई जोखिम आ गया, तो भैया कहाँ से मैं अपने जो जमा करता है, जो मांग करने आ गए पैसों का, तो कहाँ से वापस लौटाऊंगा? तो भैया ये बेसल थर्ड नॉर्म के अनुसार हमने, ये RBI तय करता है कि आपको कितना CAR रखना है। इट मीन्स ये अपना प्रश्न का ऑप्शन है गलत हो गया। क्या गलत हो गया? आपको थोड़ा सा भी आइडिया रहा ना कि भैया CAR कौन लेके आता है, तो आप तुरंत इसको ठीक कर देंगे, है ना। CAR कौन लेके आता है भैया? रिजर्व बैंक। कौन? रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो जितने भी वाणिज्यिक बैंक है सब पर प्रभावी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, ये क्या बोलता है? भारत में 87 नहीं होगा, ये होगा बेटा 13, है ना। ये जो डेटा बैंक में से अपन ने लिया था ना, उसमें ये 87 था। इस प्रश्न संख्या इसको 13 कर लेना। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। 2018 का प्रश्न, चलो कर लेते हैं। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हो रही है। अब देखो ये बड़ी, ये वही इंग्लिश टू हिंदी वाली समस्या। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी कहाँ फ्री में मात खा जाता है, वो इन्हीं शब्दों के कारण। सरल शब्दों में नहीं बोल सकते कि भैया बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डाली। तो मैं आपसे हर बार कहता हूँ UPSC को 2 काम करने चाहिए, तुम बाकी टेंशन छोड़ो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। तुम तो भैया जो भी पेपर बनाओ ना, ऑप्शनल बनाओ या उससे पहले प्री का पेपर बनाओ, है ना, या मेंस के हमारे GS के और essay के जो भी कुछ बनाओ पेपर, वो पहले आप हिंदी में बनाओ। किसमें बनाओ? हिंदी में बनाओ। फिर उसको बना के आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए भेज दो।
अभी क्या होता है, इंग्लिश में पेपर बनता है और फिर वो हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। अरे भैया, पेपर देने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अधिक हैं, खूब बेचारे। और वो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए, क्या उनके साथ आप इस प्रकार का अत्याचार करोगे क्या? और चलो करो तो करो, लेकिन ये ट्रांसलेशन तो ढंग से करवा दो। इसके लिए तो भैया मेरे मन में बहुत पीड़ा है। अब ये देखो अंतर्वेशन, अब जल्दी से बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी उस टर्मिनोलॉजी से 10 सेकंड में अपने दिमाग को दौड़ाना चालू कर देगा। आपको इसको दोबारा पढ़ के इसको 20 सेकंड लगाने पड़ेंगे, क्या 20 सेकंड लगाने पड़ेंगे? ऐसे 10 क्वेश्चनों में भी आपने 10-10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दिए, तो आपके 2 मिनट फालतू चले गए। जहां आप एक प्रश्न और अच्छे से कर सकते थे, उसके लिए 2 मिनट आपके इसमें खपा दिए, और खपा भी दिए जो अलग, आपने बार बार उसको रिवाइज करने के लिए पढ़ना पड़ा, ये अलग। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरा कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय, मतलब मूल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसके सहयोगी बैंकों को विलय किया गया है। देखो पहले तो ये अंतर्वेशन वाला शब्द समझ लो, अंतर्वेशन क्या हो गया। अंतर्वेशन होता है भैया कि कहीं पर हम जब पैसा कहीं डालते हैं ना, तो उसको अंतर्वेशन के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंतर्वेशन बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि आरबीआई पिछले 1 दशकों में क्या कर रही है, भारत सरकार द्वारा लगातार पैसा डालने में वृद्धि कर रही है। देखो भैया, ये तो बड़ी अजीब सी विडंबना वाली बात हो गई। आपको मैं एक डेटा बताता हूँ, 2008 से 2009 से लेके 2016 से 17 तक, है ना, भारत सरकार ने जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है उसमें डेफिनेटली अंतर्वेशन किया है। ये इस बार ये इकोनॉमिक सर्वे में बता रखा था भैया, 2018 वाले क्या बता रखा था, 1.18 लाख करोड़, क्या 1.18 लाख करोड़ अंतर्वेशित किए गए, मतलब कि हमने बैंकों के क्षेत्र में भारत सरकार ने अंतर्वेशन मतलब डाले हैं। अच्छा, ये जो पूंजी है ना, लेकिन भैया ये हमेशा ऐसा नहीं है कि 1 रुपए डाले तो अगली बार 2 रुपए डाले, फिर 3 रुपए डाले, बढ़ती गई ना। ये क्रम जो है ये समान नहीं रहा है ना। इसमें क्रमिक वृद्धि का अभाव रहा है, क्रमिक वृद्धि का अभाव रहा है, ध्यान रखना। कभी भैया आपके 10,000 करोड़ चले गए, कभी आपके 8,000 करोड़ रुपए लगा दिए। ऐसा नहीं था कि लगातार ही अंतर्वेशित बढ़ता गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला तो आपका वहीं पर गलत हो गया, तो आपकी ये ऑप्शन तो तीनों ही गलत हो गए, है ना। कौन सा सही है? हाँ, तो एक बार ये ऑप्शन देख सकते हैं, दोनों तो ये तो गलत हो गए, केवल एक और दो। अगला इसमें देखते हैं भैया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए एसबीआई का जो बैंक और उनके जो सहयोगी बैंक थे उनको विलय कर दिया। ये बिल्कुल सही है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या हो गया हमारे भैया, केवल दो हो गया। हमने देखो बैंकों का विलय इसलिए किया था ना, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। तो और भैया आपस में भी बैंक की एसेट अगर बढ़ती है तो उसको मजबूती मिलती है अन्य फॉरेन बैंकों से सामना करने के लिए भी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है भैया, सहयोगी बैंकों का विलय इसलिए किया गया था कि आप हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को मजबूत और सुव्यवस्थित कर सके। ये बच्चों प्रश्न संख्या 14 है, ठीक है ना। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ का सही वर्णित करता है? देखो इसमें लीगल टेंडर मनी, आप इसको, यह क्वेश्चन भी ऐसा है कि ज्यादा कठिन नहीं है, आप अवश्य इसको कर सकते हैं यदि आपने बेसिक सबसे ठीक पढ़े हैं तो। अरे लीगल टेंडर मनी आप सब जानते हैं, इसमें लीगल शब्द जहां जुड़ गया वहां समझ लो भैया किसकी बात आ गई, वैधता की बात आ गई। किसकी? वैधता की। और वैध क्या होगा? कानून के द्वारा वैध होगा। अब मनी कौन सी है जो भैया कानून के द्वारा वैध है? मनी कौन सी जो कानून के द्वारा वैध है? मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, कल को आप मेरे पास एक सागवान की लकड़ी का टुकड़ा ला के दे देते हैं, देखो विकास जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, एक लकड़ी का टुकड़ा रख लो। तो मैं क्या इसको ले लूंगा क्या? मैं क्या बोलूंगा, नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को तो पैसा दो ना। और पैसा क्यों लूंगा? क्योंकि भैया वो वैध है। कल को उस पैसे से बाजार में मैं कोई सामान खरीदने जाता हूँ तो आसानी से सामान खरीद के ला सकता हूँ। समझ गए? तो भैया जो लीगल टेंडर मनी होती है हमारे भारत में, हम किसको बोलते हैं? सिक्कों को प्लस मुद्रा को, दोनों को। अगर कोई मुद्रा आप दुकानदार को देते हैं सामान खरीदने के लिए, वो मना नहीं कर सकता लेने के लिए, साहब मैं तो नहीं मानता भारत की मुद्रा को, हम तो पाकिस्तान की मुद्रा को मानेंगे, हम नहीं मानते भारत की कोई भी चीज को। तो क्या होगा, उसको हम कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। भैया आप बाध्य हो, क्योंकि ये कैसी मनी है? लीगल मनी है, लीगल टेंडर मनी है ना। इसके भुगतान हेतु सरकार ने इसको मान्यता दे रखी है। क्या भुगतान के लिए सरकार ने मान्यता दे रखी है? मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे स्वीकार करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कानूनी रूप से
बाध्यकारी है, स्पष्ट है। अब देखो दूसरा अभी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, आप समझ गए लीगल टेंडर मनी। न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। अच्छा, देखो ये न्यायालय में कई बार फीस तो आपको अगर ध्यान हो कभी आपका मौका तो ना पड़े तो बहुत बढ़िया बात है न्यायालय वगैरह में, लेकिन अधिकारी बन जाओगे तो रोजमर्रा के इन कामों में आपका हस्तक्षेप रहेगा। अरे भैया फीस के रूप में कई बार स्टैम्प पेपर भी दे दी जाते हैं ना, वो भी चलते हैं। टिकट होते हैं कई जो टिकट के माध्यम से भी आप फीस चुका देते हैं ना। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, ऋणदाता कौन हो गया, जल्दबाजी मत किया करना है ना। ऋणदाता कौन हो गया, जैसे कि विकास जी ने आपको पैसा दिया तो मैं कौन हूँ, ऋणदाता, है ना। अब क्या होगा, आप अब ये जो मेरे दावे हैं कि भैया मैंने आपको पैसे दे रखे हैं, जब इसका निपटान करने के लिए आप मेरे पास राशि लेके आए तो मैं भैया लेने के लिए बाध्य हूँ। क्यों, और लेने के बाद यदि मैंने आपको 100 रुपए का लोन दिया है तो वो ऋण फिर क्या हो जाएगा, चुक जाएगा, ये माना जाएगा। समझ गए। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है उसको लीगल टेंडर मनी कहते हैं। अभी तक के ये ऑप्शन हमें ठीक ठीक है ना। और दो और देख लेते हैं। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि के रूप में बैंक मुद्रा नहीं, ये भैया आपकी वैध मुद्रा नहीं होती है। आपने चेक दिया तो आप बोल सकते हो नहीं साहब मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को कैश पेमेंट भी चाहिए। या ड्राफ्ट है या कोई एक्सचेंज बिल है, आप उसके लिए मना कर सकते हो, है ना, लेकिन मुद्रा के लिए मना नहीं कर सकते। आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो साहब मैं तो पैसे देने गया था और मैंने इनको जब मैं राशि देने गया तो मैंने इनसे बोला कि साहब ले लो 100 रुपए, कि आपने मुझे 100 रुपए दिए थे और 100 रुपए के बदले में मैंने उनको बोला कि देखो मैं ड्राफ्ट बना के आया हूँ, ये ड्राफ्ट ले लो आप। तो कोर्ट का जज साहब ने बोला देखो साहब बात ऐसी है, ये ड्राफ्ट आपसे इसलिए नहीं ले सकते कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये ड्राफ्ट का एनकैश कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिस भी बैंक में इनका खाता है वहां पर जाके इसको एनकैश कराएं, है ना। तो इसलिए आपको अगर आपने कैश लिया तो उनको कैश ही दो। और वो कैश लेके जाते हैं और क्या होता है कि मैं बोल दूं कि नहीं मेरे को तो ड्राफ्ट ही चाहिए, आप ये नहीं बोल सकते, है ना। आपको मुद्रा लेनी ही पड़ेगी, मतलब कि राशि लेनी ही पड़ेगी, लेकिन आप इन माध्यमों से मना कर सकते हैं, ठीक है। किसी देश में चलन में धातु मुद्रा, देखो ये ऑप्शन भी ठीक है लेकिन इसमें इन्होंने एक लकुना छोड़ दिया, क्या, कि धातु मुद्रा के साथ यदि पत्र मुद्रा भी लिखी होती है ना, जो नोट जिसको हम कहते हैं, वह भी लिखी होती तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर यदि आपके पास ऑप्शन ऐसे आया था कि 1 व 2, 2 व 3, तब आप क्या करते, अगर आपसे 2 व 4 आ जाता तो इसको आपको ठीक करके आ जाते, क्यों भैया ये भी होती है, धातु मुद्रा भी होती है, लेकिन ऑप्शन ही 4 दे रखे हैं, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, बी। स्पष्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, अरे भाई क्या जबरदस्ती करते हैं ना, देखो आपको अब महसूस हो रहा होगा ना कि कितनी शानदार आपके साथ ट्रांसलेशन का खेल खेला जाता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, जिसको हम यूपीआई बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, इसको क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है। देख लेते हैं भैया, यूपीआई अगर आप समझते हैं तो तुरंत ही इसको कर देंगे। बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इसका काम यही होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं, पुनः मैं आपको बता दूं, उससे अभी मैंने पहले ही बताया था, किसी भी आपको बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आईएफएसआई नंबर, अकाउंट नंबर ये डालने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे ही मोबाइल नंबर से आपका बैंक खाता जुड़ जाता है और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ना। और ये क्या बोल रहा है, एकीकृत भुगतान यूपीआई को क्रियान्वित करने से क्या क्या होने की अधिक संभावना है। अच्छा, पहला, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यक नहीं होंगे, ये तो आप सभी बता देंगे भैया, आप लोगों ने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से जरूर सामान खरीदे होंगे। मतलब ऑनलाइन भुगतान के लिए एक मोबाइल वॉलेट होता है, जैसे कि आपके जेब में एक वॉलेट होता है, पर्स होता है जिसमें पैसे रखे हुए होते हैं ना, ऐसी ये डिजिटल वॉलेट होता है ना। इस वॉलेट में आपकी राशि रखी रहते हैं, आप कहीं कभी भी किसी भी वेबसाइट में या किसी भी ऐसे डिजिटल ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदारी करते हैं तो आपके इस जेब के पास ये जो डिजिटल वॉलेट है इसमें से पैसा आपका पेमेंट हो जाता है और आपको सामग्री मिल जाती है ना, लेन देन हो जाता है। और लेकिन इसमें क्या है, यूपीआई में अब आपको वॉलेट रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑप्शन आता है कि भैया पेमेंट यूपीआई से करना है क्या, बोला आप लिख दो हाँ, तो जैसे ही आप यूपीआई बटन दबाएंगे आपके पास उसकी अप्रूवल के लिए मैसेज आ जाएगा, आप अप्रूवल कर देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब कि
बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरा, लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। ये हाइपोथेटिकल सवाल आ गया। क्या क्या ले लेगी? डिजिटल मुद्रा ले लेगी। अच्छा, अब इस हाइपोथेटिकल सवाल को भी देख लेते हैं भैया। देखो, हाइपोथेटिकल तो ऑप्शन वैसे भी नहीं चलते है ना। अब आपको क्या मालूम कि लगभग 2 दशकों में ले लेगी। अगर इस शब्द को भी मैं देखूं तो भैया, अगर मैं ये भी देखता हूँ कि यदि ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 2 दशकों में, तो आज भी कैश की तो मांग और कैश के अंतर्गत विनिमय बना हुआ है, समझ गए। और ये भी कोई तय नहीं है कि अगले दो दो दशकों में ये बिल्कुल ही चेंज कर देगा, ये कोई कतई जरूरी नहीं है। अमेरिका जैसे, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में आज भी कैश की अपनी मान्यता है, जबकि वो पूर्ण रूप से अपने आप को डिजिटल साक्षर बोलते हैं। तो भैया ये ऑप्शन तो गलत है। तीसरा, एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, इससे इसका क्या लेने देना? कोई लेना देना नहीं है ना। वो तो वैसे भी आजकल ऑनलाइन ही आता है हमारे पास पैसा। ये तो भैया देश की अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करेगा, एफडीआई बढ़ेगा या कम होगा। चौथा, निर्धन व्यक्तियों का उपादानों मतलब सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण, डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। देखो, ये तो यूपीआई से प्रभावकारी हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है भैया। ट्रांसफर तो सीधे अकाउंट में डायरेक्ट भी कर देगा बैंक, उसमें यूपीआई का क्या लेना देना? यूपीआई तो हम इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो सबसे अधिक यदि कोई संभाव्यता की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, है ना, कि ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं रहेंगे फिर, क्योंकि डायरेक्ट ही पेमेंट कर दोगे, आपको वॉलेट में पैसा डाल के रखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन, ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। देखो, अब ये जो एमपीसी है ना, ये वित्त मंत्री नहीं, ये आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता दूं। ये जो एमपीसी है ना, हमारी मौद्रिक नीति, क्या हमारी मौद्रिक नीति, जिसके अंतर्गत नीतिगत दरें आती हैं, नीतिगत दरें आती हैं। देखो, ये आपको सारी चीजें क्लियर करनी है ना, तो बड़े शानदार तरीके से हमने इसके इकोनॉमिक्स के लेक्चर चल रहे हैं अपने अभ्युदय आईएएस प्लेटफॉर्म पर ही, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। इसके अंतर्गत ये बड़े प्यारे और बहुत विस्तृत तरीके से समझा रखे हैं। तो नीतिगत दरें कौन कौन सी हो गई? रेपो, रिवर्स रेपो, इनको अपन क्या बोलते हैं? नीतिगत दरें बोलते हैं, है ना। इनके निर्माण एवं समीक्षा के गठित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई थी। क्या? 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। अच्छा, ये 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, इसमें भी ध्यान रखना, 3 और 3 है। क्या? 3 और 3। इसमें भैया जो अध्यक्ष बनाया था, वो तो किसको बनाया था? अध्यक्ष तो आरबीआई का गवर्नर। अध्यक्ष कौन बन गए थे साहब? आरबीआई के गवर्नर। और 3 प्रतिनिधि, और सरकार द्वारा 3 प्रतिनिधि नामित थे, है ना। मतलब कि इसमें एक चीज का ध्यान और रखिएगा, ये जो 3 सदस्य है ना, जो नामित करते हैं सरकार, इनका भैया कार्यकाल भी होता है, और इनका कार्यकाल कितना तय है? 4 वर्ष। कितना कार्यकाल तय है? 4 वर्ष के लिए जो नामित प्रतिनिधि प्रतिनिधि होते हैं सरकार के द्वारा, इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और ये जो समिति है ना, इनको कंपलसरी रूप से एक वर्ष में, एक वर्ष में कम से कम, क्या, कम से कम 4 बार आयोजित करने का प्रावधान कर रखा है। ये एमपीसी के बारे में मूल जानकारी है, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन देख लेते हैं आपके। ये दूसरा तो गलत हो ही गया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया, है ना। ये दोनों तो आपके गलत हो गए थे। अब बच गया अपना केवल 1 और 3। देखो, 1 जो है ना, वो क्या है? हमें मालूम है कि भैया ब्याज दरों का निर्धारण करता है। तो अगर ऑप्शन 1 और 3 होता तो संकट हो जाता हमारे लिए। तो केवल 1 जो अगर दिख गया, तो भैया ये क्या है? बिल्कुल आपका सही है। और ये तीसरा क्या है? आपका गलत है। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्री अध्यक्षता नहीं करता, इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। ये बच्चों, हमने 2017 तक के प्रश्न देखे हैं, और आशा करता हूं कि आपको इन प्रश्नों से अपनी रणनीति बनाने, और जो आप पढ़ रहे हो, अब आपको उसको कितनी गहनता से, कितनी सूक्ष्मता से पढ़ने की आवश्यकता है, ये आपको विषय ध्यान में आ गया होगा। इसी क्रम में हम रोज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का अभ्यास करते रहेंगे, और ये इकोनॉमी नहीं, ये सभी सेक्शन का हम करेंगे, है ना। सभी सेक्शन का अभ्यास करेंगे, तो तय मान के चलना कि 2021 के विद्यार्थियों के लिए ये संजीवनी का काम करेगी। क्या? 2021 के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा में बैठेंगे 2021 में, उनके लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके लिए निसंदेह एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।